नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर भारतेंदु गौतम, राजकीय महाविद्यालय बूंदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपवर्तन चक्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम डेविस के अपवर्तन चक्र या डेविस के भौगोलिक चक्र का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानना आवश्यक है कि अपवर्तन किसे कहते हैं। दोस्तों, अपवर्तन शब्द लैटिन भाषा के इरोडर शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कुतरना। यानी यदि इसे हम भौगोलिक शब्दावली या भूआकृतिक रूप से अध्ययन की दृष्टि से देखें तो विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ स्थल भागों को कुतरती यानी उनका अपवर्तन करती है। अपवर्तन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिशील शक्तियाँ, जिनमें बहता हुआ जल, वायु, काष्ठ, सागरीय लहरें, हिमनद आदि सम्मिलित किए जाते हैं। ये सभी गतिशील शक्तियाँ विभिन्न रूपों में चट्टानों से उनको मलबों को अलग करके दूर ले जाती है। यह क्रिया अपवर्तन चक्र के नाम से जानी जाती है या अपवर्तन कहलाती है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया को चक्र के नाम से क्यों जाना जाता है। दोस्तों, ये एक चक्रीय प्रक्रिया है क्योंकि इस प्रक्रिया में स्थलभाग निर्मित होते हैं। वो विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों के द्वारा काटे छाटे जाते हैं और उनके मलबे को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर के इकट्ठा कर दिया जाता है या जमा कर दिया जाता है तथा पुनः भू संतुलनकारी शक्तियाँ वापस कहीं न कहीं किसी भूगर्भिक क्रिया के फलस्वरूप पुनः किसी स्थल रूप का निर्माण करती है और वापस ये क्रिया पुनः चालू हो जाती है। अतः यह एक चक्रीय प्रक्रिया है। यदि अपवर्तन चक्र की व्यवस्थित परिभाषा देखी जाए तो इस प्रकार है। उस समय को तथा विभिन्न अवस्थाओं के सम्मिलित रूप को जिससे होकर ऊंचा उठा हुआ भाग अपक्षय तथा अपवर्तन के प्रभाव से समतल प्राय मैदान में बदल जाता है, अपवर्तन चक्र कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से अपवर्तन चक्र की जो क्रिया है वो धरातल पर समतल या समतलीकरण करने का कार्य करती है, जिससे स्थल भाग निरंतर समतल होते जाते हैं और जब भूगर्भीय क्रियाएं निरंतर जारी रहती हैं तो यह क्रिया एक चक्र के रूप में निरंतर चलती रहती है। दोस्तों, अब हम डेविस के अपवर्तन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। डेविस का अपवर्तन चक्र भू आकृतिक विज्ञान में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। डेविस को भू आकृतिक विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। यह एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने अपने अपवर्तन चक्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इनके अपवर्तन चक्र को भौगोलिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। डेविस का अपवर्तन चक्र भूगोल में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन्होंने ही सबसे पहले अपवर्तन के संदर्भ में चक्रीय पद्धति का प्रयोग किया और अपने अपवर्तन चक्र को भौगोलिक अपवर्तन चक्र कहा। इस संकल्पना का प्रतिपादन डेविस के द्वारा 1899 ईस्वी में किया गया था। उन्होंने कहा कि अपवर्तन चक्र एक समय ऐसा समय होता है जिसके अंतर्गत एक स्थल भाग के ऊपर उठने के बाद वह समप्राय मैदान में बदल जाता है। अर्थात भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उपस्थित भूखंड अपवर्तन के प्रभाव के द्वारा एक आकृति विहीन समतल प्राय मैदान में बदल जाता है। इन्होंने अपने इस अपवर्तन चक्र के सिद्धांत को एक अपना आर्टिकल था जिसका नाम था द रिवर्स एंड वैलीज ऑफ पेंसिल्वेनिया नामक एक आर्टिकल में 19वीं शताब्दी में पब्लिश करवाया या छपवाया था। उन्होंने कहा कि अपवर्तन चक्र के प्रभाव से ऊपर उठा हुआ भूभाग धीरे धीरे प्रक्रमों के द्वारा आकृति विहीन समतल मैदान या समप्राय मैदान में परिवर्तित कर दिया जाता है। अपना सिद्धांत देने से पूर्व डेविस के द्वारा कुछ परिकल्पनाएं दी गई या कुछ मान्यताएं दी गई जो निम्न प्रकार थी। उन्होंने कहा कि उत्थान किसी समतल मैदान पर प्रभावी होता है या समतल मैदान पर दिखाई देता है। दूसरी जो
संकल्पना थी उन्होंने ये बताया कि उत्थान अचानक होता है। उत्थान के बारे में डेविस ने कहा कि उत्थान अचानक होता है। उन्होंने ये भी बताया कि जो आंतरिक और बाह्य शक्तियां हैं वो दोनों अलग अलग कार्य करती हैं, यानी एक साथ कार्य नहीं करती हैं। उत्थान के लिए आंतरिक और बाह्य शक्तियां दोनों अलग अलग कार्य करती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब अपर्दन प्रारंभ होता है तो सबसे पहले लंबवत अपर्दन होता है और लंबवत अपर्दन के बाद फिर क्षैतिज अपर्दन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत करने से पूर्व कुछ मान्यताएं दी है, जिनमें ये महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो उत्थान होता है और उत्थान तीव्र गति से संपन्न हो जाता है। उन्होंने यह कहा कि जब तक उत्थान होता रहता है अपर्दन प्रारंभ नहीं होता है। उत्थान होने के बाद ही अपर्दन की क्रिया प्रारंभ होती है और जो भूगर्भिक शक्तियां हैं तथा जो बाह्य शक्तियां हैं, ये शक्तियां दोनों अलग अलग रूपों में कार्य करती है तथा जब तक लंबवत अपर्दन होता रहता है, जब तक क्षैतिज अपर्दन प्रारंभ नहीं होता, जब नदी अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है तभी क्षैतिज अपर्दन की क्रिया प्रारंभ होती है। इन्हीं मान्यताओं को डेविस के द्वारा अपने अपर्दन चक्र को समझाने में प्रयुक्त किया गया है। दोस्तों अब देखते हैं डेविस के त्रिकूट के बारे में, ट्रायो ऑफ डेविस, जिन्हें डेविस के त्रिकूट कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर, संरचना। संरचना शब्द से तात्पर्य चट्टान की बनावट से है। फिजिकल, केमिकल एंड जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स, चट्टान की रासायनिक, भूगर्भिक और भौतिक विशेषताएं संरचना के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि जो भी अपर्दन का कार्य शुरू होगा वो किसी न किसी चट्टान पे ही शुरू होगा। इसके बाद दोस्तों आता है प्रक्रिया या प्रक्रम। दोस्तों प्रक्रम वे साधन हैं जिनके द्वारा अपर्दन का कार्य किया जाता है, अर्थात चट्टानों पर अपर्दन करने वाले साधनों या कारकों को प्रक्रम कहा जाता है। इनमें किस किस को शामिल करते हैं दोस्तों, जैसे बहता हुआ जल है, पवन है, हिमनद है, भूमिगत जल है, सागरीय तरंगे हैं, आदि को प्रक्रमों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तीसरा जो त्रिकूट का तीसरा पक्ष था वो था अवस्था। अवस्था से तात्पर्य है कि कोई भी स्थल रूप अपने विकास की कौन सी अवस्था में है। डेविस के द्वारा समय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने अपर्दन चक्र को 3 अवस्थाओं में बांटा है, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। तो अवस्था शब्द से हम ये समझ सकते हैं या ये हम जानते हैं कि अवस्था शब्द इस चीज़ को बताता है कि कोई भी स्थल रूप अपने विकास की कौन सी अवस्था में पहुंच गया है, वो तरुणावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है या जीर्णावस्था में है। तो दोस्तों इन तीनों चीज़ों को डेविस के त्रिकूट के नाम से जाना जाता है, ट्रायो ऑफ डेविस। उनमें पहला है संरचना, दूसरा है प्रक्रम जिसे हम प्रोसेस कहते हैं, और तीसरा है दोस्तों स्टेज जिसे हम अवस्था कहते हैं। ये डेविस के त्रिकूट हैं। दोस्तों हम आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेविस के भौगोलिक चक्र का प्रदर्शन एक आरेख के द्वारा किया गया है। इसे हम ध्यान से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं जो क्षैतिज अक्ष है, क्षैतिज अक्ष पर समय दिखाया हुआ है, लंबवत अक्ष पर ऊंचाई प्रदर्शित की गई है। दोस्तों यहाँ पर 2 वक्र बनाए गए हैं, ये आप देख रहे हैं। एक वक्र तो ये है जिसे ऊपरी वक्र कहा गया है और ये है निचला वक्र। दोस्तों ये वक्र स्थल भागों की उच्चावच या ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए बनाए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है आपका आधार तल, बेस लेवल, ठीक है। ये हो गया ऊपरी वक्र और ये हो गया निचला वक्र। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि उन्होंने इस आरेख का प्रयोग किस प्रकार से किया है। दोस्तों आप बीच में ये देख रहे हैं, इसलिए ये आकृतियाँ उच्चावच को स्थल भागों को प्रदर्शित कर रही है कि किस प्रकार से उत्थान हो रहा है, फिर अपर्दन चालू हो गया और अपर्दन होने के बाद
जो स्थल भाग है वो धीरे धीरे एक समतल प्राय मैदान में बदल जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने दो शब्द का प्रयोग और किया दोस्तों, एक तो सापेक्ष उच्चावच और एक निरपेक्ष उच्चावच। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं सापेक्ष उच्चावच क्या है। दोस्तों दोनों वक्रों के बीच की जो ऊंचाई है, यानी दोनों वक्रों के बीच का जो ये उच्चावच है, ये सापेक्ष उच्चावच है। नंबर एक सापेक्ष उच्चावच, ये दोस्तों नंबर एक हो गया सापेक्ष उच्चावच। दोनों वक्रों के बीच का, ऊपरी वक्र और निचले वक्र के बीच का जो उच्चावच प्रदर्शित होता है वो सापेक्ष उच्चावच कहलाता है। और आधार तल से जो अंतिम ऊंचाई है, ये देख रहे हैं आप दोस्तों, ये आधार तल है, और आधार तल से जो ऊपरी वक्र की ऊंचाई है वो दोस्तों कहलाती है निरपेक्ष उच्चावच। तो दोस्तों दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। सापेक्ष उच्चावच दोनों वक्रों के बीच का उच्चावच है, और निरपेक्ष उच्चावच आधार तल से ऊपरी वक्र के बीच की ऊंचाई है, क्योंकि जो उत्थान प्रारंभ होता है वो आधार तल से प्रारंभ होता है और वापस जो स्थल भाग है आधार तल को प्राप्त हो जाता है। तो दो शब्द और प्रयोग किए गए हैं, सापेक्ष उच्चावच और निरपेक्ष उच्चावच। इसके बाद अपर्दन चक्र को 3 भागों में बांट दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर उत्थान हो रहा है, जैसा कि आपको मैंने बताया था दोस्तों, डेविस ने कहा कि उत्थान पहले होता है और तब तक अपर्दन शुरू नहीं होता है। फिर यहाँ से अपर्दन शुरू होता है दोस्तों। पहली अवस्था युवावस्था है, दूसरी प्रौढ़ावस्था और तीसरी वृद्धावस्था है। ठीक है, ये अवस्था जो है दोस्तों ये केवल उत्थान की अवस्था है। ये किसकी अवस्था है दोस्तों? उत्थान की अवस्था है। यहाँ से अपर्दन प्रारंभ होता है। कौन सी अवस्था से? युवावस्था से अपर्दन प्रारंभ होता है, और जो आप देख रहे हैं ये वाली इस अवस्था ये उत्थान की अवस्था कहलाती है। दोस्तों अब हम इस चक्र को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको ने बताया था कि स्थलखंड स्थिर रहता है, विभिन्न प्रकार की भूगर्भिक हलचलों के कारण उसमें उत्थान की क्रिया प्रारंभ होती है। और दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब तक उत्थान होता है अपर्दन प्रारंभ नहीं होता है। ये डेविस के सिद्धांत की महत्वपूर्ण बात है, और इसी के आधार पर डेविस के सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उत्थान, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले उत्थान की क्रिया प्रारंभ हुई है दोस्तों, जो कि ए बिंदु से बी और सी तक है। ये देखिए दोस्तों, आधार तल से स्थल भाग ऊपर उठ रहा है और बी और सी तक चला गया है। बी जो है वो ऊपरी वक्र है और सी निचला वक्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक बिंदु मोड़ दे देते हैं ई। तो ई और बी के बीच की जो दूरी है या ऊंचाई है तो निरपेक्ष उच्चावच होगी, आपको जैसा मैंने पहले बताया है। और सी और बी के बीच की जो दूरी है वो सापेक्ष उच्चावच हो गई। तो दोस्तों सबसे पहले उत्थान प्रारंभ होता है, और उत्थान जब तक समाप्त नहीं होता जब तक अपर्दन की क्रिया प्रारंभ नहीं होती है। पहली अवस्था में अपर्दन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे उत्थान समाप्त होगा अपर्दन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अपर्दन यहाँ से शुरू होगा दोस्तों, यहाँ तक उत्थान समाप्त हो चुका है। ये स्थल भागों के शिखर है और ये घाटी के तल है। नंबर एक जो स्थिति है वो स्थल भागों के शिखर को प्रदर्शित करता है, और नंबर जो दो स्थिति है वो घाटी तल को प्रदर्शित करती है। यानी ऊपरी वक्र स्थल भागों के शिखर को प्रदर्शित करता है और निचला वक्र घाटी के तल को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों सबसे पहले उत्थान समाप्त हो गया और अब अपर्दन प्रारंभ हो चुका है। डेविस ने अपर्दन के प्रथम अवस्था के बारे में बताया है। इसको सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इस अवस्था को उसने युवावस्था कहा है, प्रारंभिक अवस्था जो चक्र की है। दोस्तों इस दौरान जो उच्चावच होता है वो स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि नदी जितनी गहराई तक काटती है उतना ही ऊंचाई तक स्थल भाग स्थिर रहते हैं, यानी शिखर पर तो प्रभाव नहीं पड़ता है और स्थल भाग गहराई तक कटता जाता है। तो यानी कि जो सापेक्ष उच्चावच है वो स्थिर है। इसके बाद दूसरी जो स्थिति उन्होंने बताई है कि इस स्थिति में जो नदी है, नदी के द्वारा लंबवत कटाव होता है। दोस्तों पहली अवस्था में नदी के द्वारा लंबवत कटाव होता है, नदी गहराई की ओर काटती है। यानी सबसे पहले जो नदी है वो अपने आधार तल को प्राप्त करने का प्रयास करती है। दोस्तों यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डेविस ने अपने अपर्दन चक्र में प्रक्रम के रूप में बहते हुए जल को या नदी को
शामिल किया है। तो यहाँ पर बार बार हम नदी का नाम लेंगे क्योंकि जो प्रक्रम काम लिया गया है वो नदी या बहता हुआ जल है। तो नदी के द्वारा सबसे पहले अपनी घाटी को गहरा काटा जाता है, लंबवत काटा जाता है और उसे आधार तल तक प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले नदी लंबवत रूप से काटती है और इस स्थिति में अनेक छोटी छोटी जब ढाल तीव्र हो जाता है, गहराई तक वी आकार की घाटी जब बनती है तो ढाल तीव्र हो जाता है और ढाल तीव्र होने के कारण अनेक छोटी छोटी जलधाराएं बन जाती है और वो जलधाराएं बन करके तीव्र गति से कटाव का कार्य करती है। इस स्थिति में दोस्तों सबसे पहले वी आकारी घाटी बनती है, वी शेप्ड वैली। फिर दोस्तों बनता है गोर्ज, और अधिक गहरा हो जाता है तो गोर्ज बनता है और इससे अधिक गहरा होने पर कैनियन का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों प्रथम अवस्था की विशेषताएं सारांश रूप से ये हैं कि इस अवस्था में नदी के द्वारा लंबवत अपर्दन का कार्य किया जाता है, उच्चावच निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों स्थिर रहता है। तीसरी, नदी अपनी घाटी को काट करके गहरा करती है, यानी उसकी जो ढाल है वो एकदम खड़ा हो जाता है। नदी घाटी का आकार वी, अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा दिखाई देता है, जिससे वी आकारी घाटी कहते हैं। यह घाटी और अधिक गहरी होती है तो उसे गोर्ज कहा जाता है। गोर्ज अधिक गहरा होता है और ढाल अधिक खड़े ढाल जो ढाल होता है अधिक खड़े होते हैं। इसके बाद दोस्तों कैनियन बनता है। कैनियन और अधिक गहरा होता है और ढाल अत्यंत खड़े ढाल वाला, जो उसके ढाल अत्यंत खड़े ढाल वाले होते हैं। इसी अवस्था में दोस्तों अनेक छोटी छोटी जलधाराएं बनती है जो कि बाद में मिलकर के नदी का रूप ले लेती है और इसमें बनने वाला इसका कहता है क्रमशः गोर्ज है, वी आकारी घाटी है, गोर्ज है और कैनियन, ये क्रमशः बनती चली जाती है। दोस्तों दूसरी अवस्था है प्रौढ़ावस्था। दोस्तों युवावस्था में हमने देखा कि नदी के द्वारा जो अपर्दन का कार्य था वो लंबवत रूप से किया जा रहा था, यानी निचला वक्र तेजी से नीचे की ओर जा रहा था। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं, ये देखिए प्रथम अवस्था में जो निचला वक्र है वो तेजी से गिरता है। क्यों? क्योंकि नदी अपनी घाटी को गहरा काटती है और ऊपरी वक्र लगभग स्थिर रहता है, क्योंकि शिखर स्थिर रहते हैं। क्यों? क्योंकि क्षैतिज अपरदन का कार्य भी प्रारंभ नहीं हुआ है, केवल अपरदन लंबवत चल रहा है। इसलिए चूंकि नदी अपनी घाटी को गहरा काटती है इसलिए निचला वक्र तेजी से गिरता जाता है और जो ऊपरी भाग है, जो शिखर है, वो स्थिर रहते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं दूसरी अवस्था जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, प्रौढ़ावस्था। दोस्तों प्रौढ़ावस्था में नदी अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती, यानी कि जितनी गहराई तक उसे काटना होता है वो काट लेती है। उसके बाद नदी क्षैतिज अपरदन का कार्य प्रारंभ कर देती है। तो दोस्तों दूसरी अवस्था की जो विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। इस अवस्था में नदी की घाटी चौड़ी होने लगती है। चौड़ी क्यों होने लगती है दोस्तों? क्योंकि इस समय नदी के द्वारा क्षैतिज अपरदन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वी आकार की जो घाटी बनी थी वो यू आकार की घाटी में बदलने लगती है। कौन सी घाटी में बदलने लगती है दोस्तों? यू आकार की घाटी में बदलने लगती है। तीसरी विशेषता क्या है दोस्तों? शिखर वाले जो भाग थे वो भी अपरदित होने लगते हैं। पहले प्रथम अवस्था में शिखर वाले भाग अपरदित नहीं हो रहे थे, लेकिन अब शिखर वाले भाग भी अपरदित होने लगते हैं और वो टूट टूट कर नदी घाटी में गिरने लगते हैं। फलस्वरूप उच्चावच कम होता जाता है और नदी की घाटी चौड़ी होती जाती है। और अगली विशेषता क्या है दोस्तों? इस अवस्था में सेडिमेंट्स यानी निक्षेपण का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाती है, क्योंकि स्थल भागों के टूटने से, टूट टूट कर गिरने से इसमें जो अवसाद है वो बढ़ता जाता है, निक्षेपण शुरू हो जाता है, अवसाद की मात्रा बढ़ती जाती है, मेंड्रिंग शुरू हो जाती है। मेंड्रिंग का मतलब है नदी सर्पिलाकार मार्ग को भी कभी कभी प्राप्त कर लेती है। तो दोस्तों ये दूसरी अवस्था की मुख्य विशेषता है प्रौढ़ावस्था की, जिसमें नंबर 1 नदी अपनी घाटी को क्षैतिज रूप से काटना प्रारंभ कर देती है। नंबर 2 वी आकारी घाटी जो बनी थी वो यू आकारी घाटी में बदलने लगती है। नदी गहराई तक काटने के साथ साथ शिखर वाले भाग भी अपरदित होने लगते हैं, यानी जो ऊपरी वक्र था वो भी नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो ऊपरी वक्र है, ये ऊपरी वक्र भी नीचे की ओर गिर रहा है। यहाँ पर लगभग स्थिर था, निचला वक्र गिर रहा था। यहाँ पर आप देख रहे हैं निचला वक्र भी गिर रहा है और ऊपरी वक्र भी गिर रहा है, यानी दोनों स्थानों पर अपरदन प्रारंभ हो गया है। नदी घाटे तो तल पर तो अपरदन चालू है ही, तल के साथ साथ शिखर वाले भाग भी अपरदित होते जा रहे हैं। तो इस दूसरी अवस्था में जो वी आकारी घाटी थी वो यू आकारी घाटी में बदलती लगती है और इस अवस्था में सेडिमेंट या अवसाद भी बढ़ता चला जाता है, शिखर वाले भाग अपरदित होने लगते हैं और
कभी कभी हमें इस अवस्था में नदी विसर्प भी दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों तीसरी अवस्था है वृद्धावस्था। दोस्तों वृद्धावस्था इसलिए कहते हैं कि जब व्यक्ति वृद्धावस्था में आता है तो वो जीर्ण शीर्ण हालत में हो जाता है, थका हुआ सा दिखाई देता है, इतनी शक्ति नहीं रहती है, काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो नदी भी जब अपनी अंतिम अवस्था में आती है तो उसमें अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसका जो कटाव है, कटाव करने की क्षमता कम हो जाती है। तो इस कारण से जो इस अवस्था को वृद्धावस्था कहा गया है। और जब नदी अंतिम अवस्था में कटाव करती है तो स्थलखंड भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर, जो उच्चावच है वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगता है। दोस्तों इस अवस्था में जो अपर्दन का कार्य वो धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि स्थल भाग अब समाप्ति की ओर है, उच्चावच कुछ ही शेष रह गए हैं। जो नदी अपनी घाटी को नदी अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी होती है, और आधार तल को प्राप्त कर चुके होने के बाद नदी अपना पूरा जो अपरदन का कार्य है वो क्षैतिज अपरदन का कार्य करती है अंतिम अवस्था में। वृद्धावस्था में केवल क्षैतिज अपरदन कार्य हो रहा है दोस्तों, अन्य कोई अपरदन का कार्य नहीं होता है। नदी धीरे धीरे अपने मैदान को समतल अवस्था में लाने का प्रयास करती है। इस अवस्था में दोस्तों अनेक स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जिनमें डेल्टा है, नदी विसर्प है, गोखुर झील है, और जो रेत के बांध हैं जिन्हें सैंड बार्स कहते हैं, रेत के बांध। जब नदी का जल अपने साथ काफ़ी अधिक मात्रा में रेत बहा करके लाता है तो वो नदी के घाटी के दोनों ओर जमा हो जाता है, जिससे अवरोध बन जाते हैं छोटे छोटे, जिन्हें सैंड बार्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस अवस्था में डेल्टा बनता है, मियंडर्स, नदी विसर्प बनते हैं, गोकुर झील, ओक्सबो लेक, सैंड बार्स, बालू के जो स्तंभ है, अवरोध है, वो निर्मित होते चले जाते हैं। धीरे धीरे दोस्तों फीचरलेस प्लेन में बदल जाता है। फीचरलेस प्लेन का मतलब है उच्चावच रहित, जहाँ पे कोई उच्चावच शेष नहीं रहा गया है। लेकिन दोस्तों फिर भी इस समय कुछ चट्टानें ऐसी होती है जो बिल्कुल कठोर होती है, कठोर चट्टानें होती हैं दोस्तों। तो वो कठोर चट्टानें फिर भी शेष रह जाती हैं। इसी कठोर चट्टानों को मोनाड नोक्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये मोनाड नोक्स क्या होते हैं, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। मोनाड नोक किसे कहते हैं? मोनाड नोक अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था में जब कुछ कठोर चट्टानें शेष रह जाती हैं तो वो समतल मैदान में टीलों के समान दिखाई देते हैं, जिन्हें मोनाड नोक के नाम से जाना जाता है। और अंत में दोस्तों जो मैदान बनता है, अंत का जो मैदान है दोस्तों, उसे पेनीप्लेन या समप्राय मैदान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ अंतिम अवस्था विशेषताएं क्या हो गई? वृद्धावस्था विशेषताएं, नदी अपनी घाटी को बिल्कुल चौड़ा कर देती है, स्थल भाग समाप्त होने लगते हैं, नदी के द्वारा इस समय निक्षेपण का कार्य भी शुरू हो जाता है, उच्चावच जो स्थल भाग होता है उच्चावच विहीन हो जाता है, और इसी समय नदी विसर्प, गोखुर झील, डेल्टा और नदी के द्वारा जो रेत के बांध हैं वो बनाए जाते हैं। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। कुछ जो कठोर चट्टानें होती है वो टीलों के रूप में शेष रह जाती है, जिन्हें मोनाड नोक के नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट शब्द है दोस्तों मोनाड नोक। और जो समतल मैदान अपरदन चक्र के समाप्त होने के बाद बनता है वो संप्राय मैदान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दो शब्द और महत्वपूर्ण हो गए, संप्राय मैदान और मोनाड नोक। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो डेविस का अपरदन चक्र है वो 3 अवस्थाओं में संपन्न होता है। युवावस्था में नदी अपनी घाटी को गहरा काटती है, लंबवत काटती है, शिखर वाले भाग अपरदन से अप्रभावित रहते हैं, व्याकारी घाटी बनती है, गोर्ज बनते हैं और कैनियन बनते हैं, और ऊपरी जो वक्र है वो स्थिर रहता है, निचला वक्र तेजी से गिरता है। दूसरी अवस्था में नदी अपनी घाटी को गहरा काटने के साथ साथ चौड़ा भी करने लगती है, जिससे शिखर के भागों पर अपरदन शुरू हो जाता है, वी आकार की घाटी युवाकारी घाटी में बदलने लगती है। इस समय नदी विसर्प भी देखने को मिलते हैं और नदी में अवसाद की मात्रा बढ़ने लगती है और उच्चावच धीरे धीरे कम होने लगता है, निरपेक्ष ऊंचाई भी घटने लगती है। सापेक्ष उच्चावच तो कम हो ही रहा है, सापेक्ष उच्चावच का मतलब दोनों वक्रों के बीच का उच्चावच तो कम होता ही है, साथ ही साथ आधार तल से और शिखर की ऊंचाई वो भी धीरे धीरे घटने लगती है, दोनों उच्चावच घटने लगते हैं, जबकि ये विशेषता हमें प्रथम स्थिति में देखने को नहीं मिल रही थी। तीसरी अंतिम अवस्था जीर्णावस्था कहलाती है दोस्तों। जीर्णावस्था में नदी अपने स्थल भाग को पूरी तरह से समतल कर देती है और इस समय नदी द्वारा निक्षेपण का कार्य भी होता है। इस समय डेल्टा बनता है, नदी सब देखने को मिलते हैं, गोखुर झील और रेत के बांध भी देखने को मिलते हैं। और इस समय को जो कठोर चट्टानें शेष रह जाती हैं उन्हें मोनाड नोक कहते हैं, और जो समतल मैदान बनता है चक्र के अंत में उसे पेनीप्लेन या संप्राय मैदान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं कि
डेविस का अपहरण चक्र काफ़ी रोचक है और आसानी से समझ में भी आ जाता है। और इस डेविस के द्वारा जो प्रयास किया गया था ये उस समय का प्रथम प्रयास था और काफ़ी अच्छे तरीके से डेविस के द्वारा उसके सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया, समझाया गया था। फिर भी कुछ आलोचनाएं की गई है। पहली आलोचनाएं जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि डेविस ने कहा है कि उत्थान अपरदन साथ साथ नहीं चलते हैं। जब उत्थान होता है, समाप्त हो जाएगा, तब अपरदन शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये भूआकृतिक नियमों के विपरीत है। अपरदन उत्थान के पूर्ण होने की प्रतीक्षा नहीं करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ अलग अलग कार्य करती हैं, पर दोस्तों आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ अलग अलग कार्य नहीं करती, वो एक समान रूप से कार्य करती हैं। बाह्य शक्तियों के साथ साथ आंतरिक शक्तियाँ भी कार्य करती हैं और आंतरिक शक्तियों के साथ साथ बाह्य शक्तियाँ भी कार्य करती हैं। तीसरी आलोचनाएं दोस्तों, उन्होंने अवस्था पर बहुत अधिक जोर दिया है। यानी उनका जो लगभग आधे से ज़्यादा सिद्धांत है वो युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था पर टिका हुआ है, जिसे हम अवस्था के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये भी उन्होंने आलोचनाएं की है। एलसी किंग बताते हैं कि उन्होंने बहते हुए जल को, नदी को एक प्रक्रम के रूप में लिया है, लेकिन यदि हम देखें तो स्थल भागों पर 2/3 स्थल रूप जो हैं वो या तो शुष्क हैं या अर्ध शुष्क हैं या सवाना प्रकार की जलवायु से निर्मित होते हैं। तो उन्हें इस पर भी ध्यान देना चाहिए था। इसके बाद जेटी हेक नामक महोदय ने कहा कि उनका जो जेटी हेक स्टाइल महोदय ने उनके नॉन साइक्लिक मॉडल को कहा, इस मॉडल को नॉन साइक्लिक मॉडल का उनकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जो स्थलाकृतियाँ होती है वो पॉलीसाइक्लिक होती हैं, बहुचक्रीय होती हैं। यहाँ पर केवल एक ही चक्र पर उन्होंने ध्यान दिया है, अपरदन चक्र पर ही ध्यान दिया, कि कुछ दूसरे अनेक जो भौतिक चक्र हैं, दूसरे जो चक्रीय प्रक्रियाएं वो भी पर्यावरण में या वातावरण में नियंत्रण चलती रहती है और वो भी इसके साथ साथ इन चीज़ों पर प्रभाव डालती है। तो यहाँ पर इनके आलोचना इसलिए भी की गई कि उन्होंने जो विवर्तनिक शक्तियाँ हैं, कहने का मतलब ये कि केवल उन्होंने अपहरण चक्र को ही सब कुछ मान लिया, विवर्तनिक शक्तियों की उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो स्टालर और जेटी हेक नामक महोदय ने उनका आलोचना इसलिए भी की कि उन्होंने विवर्तनिक शक्तियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है, विवर्तनिक शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो दोस्तों इतनी अधिक आलोचना होने के बाद भी हम ये देखते हैं कि जो डेविस का जो अपहरण चक्र का सिद्धांत है वो सरल है, समझने योग्य है और आसानी से ग्रहण हो जाता है, क्योंकि सरल सिद्धांत को सरल और सुस्पष्ट भाषा में समझाया गया है। जो आरेख है वो भी सरल है, उससे भी आसानी से समझा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों की उस स्थिति में जब इनका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था 1899 ईस्वी में, तब उस काल में इनके द्वारा इतना अच्छा प्रयास किया गया और स्थल भागों के निर्माण या अपरदन से संबंधित जो भी तथ्य उनको समझाने का प्रयास किया गया है।